Today our topic is फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी, मतलब ज्यामितीय समावियों के गुणधर्म या भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हेडिंग डालिए। फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स डाइपल मूवमेंट। ठीक है ना, डाइपल मूवमेंट आप जानते हो, म्यू इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्यू इनटू आर। और जिसका डाइपल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, और मतलब अध्रुवीय होता है। और जिसका डाइपल मूवमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, वो क्या होता है, पोलर होता है, मतलब जीरो से ज्यादा होता है। ठीक है ना, हैंड राइज मत कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए डाइपल मूवमेंट। डाइपल मूवमेंट ठीक है, तो डाइपल मूवमेंट क्या होगा, किसका डाइपल मूवमेंट ज्यादा होगा, किसका डाइपल मूवमेंट क्या होगा, कम होगा, वो अपने को देखना है इसमें। ठीक है ना, तो लिखिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस होते हैं या ट्रांस होते हैं। ठीक है ना, अब किस सिस का ज्यादा होगा, ट्रांस का ज्यादा होगा, तो उसमें लिख लीजिए ज्यामितीय समावियों में, ज्यामितीय समावियों में विपक्ष समावी का, ज्यामितीय समावियों में विपक्ष समावी का द्विध्रुव आघूर्ण का मान संपर्क समावी की तुलना में, संपर्क समावी की तुलना में कम होता है, अतः इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। ठीक है, तो सिस फॉर्म जो होता है, सिस फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब इसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, विपक्ष में, सिस में, ट्रांस में, ट्रांस फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, फोर एग्जांपल, ये Cl, ये Cl, यहाँ H, यहाँ H अपन ने लिख दिया बेटा, 1,2 डाई क्लोरो इथिन हो गया ये। अब देखिए इसमें, और ये इसका एक विपक्ष, विपक्ष का एग्जांपल लेते हैं, Cl, Cl, H, H। विपक्ष को पहले देखिए कि इसमें बंद आघूर्ण की दिशा, मतलब डायरेक्शन ऑफ डाइपोल कैसा है। ठीक है ना, तो डाइपोल का डायरेक्शन कैसा है देखते हैं अपन। ये कार्बन से क्लोरीन की विद्युतता ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बोन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी, एक दूसरे की क्या होगी, बिल्कुल अपोजिट बेटा क्या होगी, डायपोल की यहाँ डायरेक्शन होगी। तो इसके म्यू का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना, लगभग लगभग अप्रॉक्स क्या होती है, इक्वल होती है इसकी। ठीक है ना, आ रही ना बात समझ में। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें भी डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब एक ही तरफ है डायपोल की डायरेक्शन। तो इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.85 बोर मैग्नेटॉन आएगा। ठीक है, तो अपन रीजन क्या लिखेंगे ट्रांस के लिए, कि ट्रांस में जो क्या होता है, किसकी दिशा, बंद आघूर्ण की दिशा। देखो देखो विपक्ष समाई में, विपक्ष समाई में बंद आघूर्ण की दिशा, विपक्ष समाई में बंद आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के, विपक्ष समाई में बंद आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, जिससे यह एक दूसरे से उत्पन्न, जिससे यह एक दूसरे से उत्पन्न बंद आघूर्ण के मान को, बंद आघूर्ण के मान को निरस्त कर देते हैं, बंद आघूर्ण के मान को निरस्त कर देते हैं। डायरेक्शन ऑफ डायपोल इन ट्रांसफॉर्म इज अपोजिट देन डायपोल मोमेंट काउंट टू बी जीरो, मतलब डायपोल मोमेंट जो होगा उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी अगर एग्जांपल अपन ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और एग्जांपल यहाँ लिया। ठीक है, CH3 H H, CH3
एच एच। तो इसमें ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें भी किसका डायपोल मोमेंट कम होगा, ट्रांसफॉर्म का ही डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखो इसमें बॉन्ड की डायपोल की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन कैसी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये प्लस आई वाला बेटा, ये माइनस आई वाला था, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। ये प्लस आई वाले मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, कार्बन की तरफ धकेलेंगे या रिपल करेंगे, ठीक है ना। ये प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, कार्बन की ओर धकेल रहे हैं। तो तब भी इसका डायरेक्शन ऑफ डायपोल जो है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये इधर है, ये इधर है, तो म्यू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा 0 हो जाएगा। यहाँ भी म्यू का मान इसका जाता होगा। यहाँ देखते हैं बॉन्ड की डायरेक्शन, मतलब डायपोल ऑफ डायरेक्शन मतलब बंद आघूर्ण की दिशा, ठीक है, किस तरीके से, प्लस है वाला, इट मींस यहाँ से यहाँ, इट मींस यहाँ से यहाँ, एक ही डायरेक्शन बेटा, ठीक है। तो म्यू का मान कुछ आएगा, इसका मतलब 0 से कुछ ज्यादा आएगा म्यू का मान, मतलब डायपोल मोमेंट का वैल्यू। तो इसके लिए कितना बता रहे हैं, डायपोल मोमेंट की वैल्यू बता रहे हैं 0.40 डायोप्टर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.40 डिवाई, ठीक है ना। 0.40 क्या कहेंगे, से डिवाई कहेंगे, डी फॉर डिवाई। अब मान लीजिए कुछ एग्जांपल ऐसे आ जाते हैं जिसमें जाओ, इसमें तो देखिए यहाँ ओनली माइनस आई वाला था, दोनों कार्बन पे, यहाँ दोनों कार्बन पे प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप था। अब मान लीजिए कुछ एग्जांपल ऐसे आ जाते हैं जिसमें एक प्लस आई भी जुड़ा है और एक माइनस आई भी जुड़ा है। तब क्या होगा, तब इन विपक्ष की जो होगी, मतलब जो ट्रांसफॉर्म होगी, उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वो कैसे होगा अपन देखते हैं बेटा। इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किसका, विपक्ष वाले का। तो पहले विपक्ष को बनाते हैं जिसमें प्लस आई और माइनस आई दोनों है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल होंगे इसमें प्लस आई माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप दोनों जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सी एच एच, यहाँ ले लेते हैं सी एल, यहाँ ले लेते हैं सी एच। देखो ये प्लस आई वाला है और ये माइनस आई वाला है, कौन सी फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म है बेटा। और इसकी अपन क्या बनाते हैं, सिस फॉर्म यदि बनाते हैं तो सिस फॉर्म कैसे बनेगी इसकी वो देखते हैं हम लोग। देखिए सिस फॉर्म एच एच CH3 और यहाँ लगाते हैं CH, ठीक है। अब इस CH3 को देखिए, ये CH3 जो है इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें ये प्लस इफेक्टिव ग्रुप है, तो ये डायपोल बॉन्ड डायपोल की डायरेक्शन इस तरीके से होगी और इसमें इस तरीके से। देखिए एक ही डायरेक्शन है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इसके लिए जो म्यू का मान बता रहे हैं वो आता है 1.77 डी, ठीक है ना, बढ़िया। अब देखिए ट्रांस हो गया ये। अब सिस में देखिए म्यू, ये प्लस आई, बॉन्ड की डायरेक्शन इधर है, और डायपोल या डायरेक्शन ऑफ डायपोल भी कह सकते हैं, या ठीक है। तो एक की डायरेक्शन इस तरीके से, एक की इस तरीके से, अपोजिट है। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.70 डी। मतलब अब इस केस में जब प्लस आई इफेक्टिव और माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप दोनों ऐड है, तब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। अगर एक ही ग्रुप ऐड है, एक ही तरीके का ग्रुप ऐड है, ओनली प्लस आई ही ऐड है और ओनली माइनस आई ऐड है, तब तो ट्रांस का अपन ने देखा था कम था डायपोल मोमेंट, और अब इसमें क्या है, डायपोल मोमेंट ज्यादा है ट्रांस का। वो क्लियरली अपने को नजर आ रहा है कि डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरीके की हो गई, बॉन्ड की डायरेक्शन या डायपोल ऑफ डायरेक्शन इस तरीके की हो गई, बंद आघूर्ण की दिशा की वो एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक ही दिशा में इनकी डायरेक्शन है, ठीक है ना। देखिए अपन ये ट्रांस को ज्यादा कर देंगे, ये मेरे, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, तो द्विध्रुवागुण हो गया। अब अपन पढ़ेंगे गलनांक के बारे में, ठीक है बेटा, किसके बारे में पढ़ेंगे, गलनांक। तो लिखिए गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
देखो, ज्यामितीय समानता के कारण यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक भी प्रभावित होते हैं। सामान्यतः विपक्ष रूप में वान डेर वाल बल समकक्ष की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। इन ट्रांसफॉर्म वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू सिस फॉर्म। इन ट्रांसफॉर्म वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू सिस फॉर्म, मतलब विपक्ष रूप में वान डेर वाल बल समकक्ष रूप की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। अतः गलनांक क्वथनांक विपक्ष रूप का अधिक होता है। अतः गलनांक क्वथनांक विपक्ष रूप का अधिक होता है। ठीक है, विपक्ष रूप का गलनांक क्वथनांक क्या होता है बेटा? अधिक होता है। इस वजह से कोई दिक्कत है क्या इसमें? अपन ने देखा कि जो डायपोल मोमेंट था वो विपक्ष रूप का कम था, अब लेकिन जो गलनांक क्वथनांक होगा वो विपक्ष रूप का क्या होगा? अधिक होगा। जस्ट उसका अपोजिट है। क्यों होगा? क्योंकि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा? इसमें बहुत ज्यादा है विपक्ष समाई में। तो अपन देखते हैं, अगर अपन बात करें मेलेरिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल की, जैसे अपन ने कल किया था, मेलेरिक अम्ल है और फ्यूमेरिक अम्ल है, तो उसमें से किसका तो किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो फ्यूमेरिक अम्ल का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। फ्यूमेरिक एसिड मैंने आपको बताया था इस तरीके से बनाना है। ये फ्यूमेरिक एसिड हो गया, ठीक है। और मैलिक एसिड एक ही तरफ होता है ना, जब सीधा बना है, ये मैलिक एसिड हो गया। तो फ्यूमेरिक एसिड का क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। जैसे फ्यूमेरिक एसिड का जो गलनांक है वो कितना बता रहे हैं? 287 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मैलिक एसिड का गलनांक है वो बता रहे हैं ये 130 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कितना फर्क है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, आइए समझ में। अब देखिए वही चीज है, अगर इसमें कोई एक पॉजिटिव चार्ज प्लस आई वाला और एक माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप जुड़ जाता है, तब क्या होता है? तब अभी किसका ज्यादा था? विपक्ष का ज्यादा था, तब इसका जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। विपक्ष का जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, ये विपक्ष समाई भी हो गया, और ये क्या? आइसोक्रोटोनिक अम्ल भी अपन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोक्रोटोनिक। अगर ये विपक्ष है तो ओनली क्रोटोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोटोनिक। विपक्ष के लिए क्रोटोनिक और समपक्ष के लिए आइसोक्रोटोनिक है, क्रोटोनिक अम्ल। ठीक है, ये विपक्ष समाई हुई है। विपक्ष समाई हुई का गलनांक कितना बता रहे हैं? 72 डिग्री। इसका कितना है? 72 डिग्री। और समपक्ष का नेचुरल है क्या होना चाहिए? समपक्ष का ज्यादा होगा। ये CH3 और ये क्या होगा? COOH। ठीक है, तो समपक्ष का गलनांक जो बता रहे हैं कितना है? 150 डिग्री सेंटीग्रेड। नाम क्या है इसका? नेम है आइसोक्रोटोनिक एसिड। इट इज कॉल्ड आइसोक्रोटोनिक एसिड। ठीक है, तो पहले अपन ने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा, डायपोल मोमेंट, फिर उसके बाद क्या पढ़ा? गलनांक अपना। द्विध्रुव आघूर्ण में डायपोल मोमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्रांस का डायपोल मोमेंट क्या होगा? कम होगा कंपेयर टू सिस। ठीक है, लेकिन जब दोनों इफेक्टिव ग्रुप प्लस आई और माइनस आई वाले एक साथ जुड़ जाएंगे तब ट्रांस उल्टा हो जाएगा। ट्रांस का कम था तो फिर क्या हो जाएगा? ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, डायपोल मोमेंट। और फिर जस्ट इसका अपोजिट यहाँ था केस। ठीक है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो ट्रांस का क्या है? ज्यादा है। ठीक है ना, जैसे फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा है और
जो क्रोटेनिक एसिड है इसमें क्या है, प्लस आई वाला भी है माइनस आई वाला, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। रीजन अपन देख ही चुके हैं, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, ये प्लस आई वाला ग्रुप है और ये माइनस आई वाला ग्रुप है, ठीक है ना, ये माइनस आई है और ये क्या है, प्लस आई, ठीक है। अब लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। देखो संपर्क समायवियों में क्रियात्मक समूह एक ही ओर स्थित होते हैं, संपर्क समायवियों में क्रियात्मक समूह एक ही ओर स्थित होते हैं, जिससे इनका अंत्यक्रिया द्वारा शीघ्रता से चक्रीकरण हो जाता है, परंतु जिससे इनका शीघ्रता से अंत्यक्रिया द्वारा चक्रीकरण हो जाता है, अभी समझ में आ जाएगा। परंतु विपक्ष समायवियों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या मतलब है कि इन सिस फॉर्म फंक्शन ग्रुप आर इन सेम प्लेन, देन इट इज इजीली फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो लिखो एग्जांपल, मैलेइक अम्ल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, मैलेइक अम्ल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह निर्जलीकृत होकर मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है, जबकि फ्यूमेरिक अम्ल को इसके लिए 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना होता है, जबकि फ्यूमेरिक अम्ल को इसके लिए 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना होता है। इसका मतलब क्या हो गया, मैलिक अम्ल इन सिस फॉर्म, मैलिक अम्ल इट मींस सिस फॉर्म of geometrical isomer is more reactive compared to trans isomer like fumaric acid। मतलब जो संपर्क समायवी है वो अधिक क्रियाशील होता है विपक्ष समायवी की तुलना में, लिख लो। अतः संपर्क समायवी विपक्ष समायवी की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है ना। संपर्क समायवी क्या होगा, विपक्ष समायवी की तुलना में अधिक क्रियाशील होगा। देखिए cis form is more reactive compared to trans form, ठीक है। ये अपन क्या बनाते हैं, एक बार फिर बताइए, ये कौन सा बनेगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में देखिए ये प्लेन के एक ही होने COH, तो अपन इसे कितने पे गर्म करते हैं, ओनली हीट करते हैं 140 डिग्री पर, तो भी ये क्या करेगा, आसानी से H2 मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा। देखिए ये H2, क्योंकि एक ही और है ना, ये H2 रिमूव हो गया, तो मैलिक एनहाइड्राइड बन गया बेटा। क्या बन गया, मैलिक एसिड से, इसे समझ लीजिए फिर अभी नोट कर लेना, मैलिक एसिड से मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। देखिए किस तरीके से, देखिए बेटा C डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O है, ये वाला, ये ऑक्सीजन में यहाँ जोड़ रहा हूँ सिंगल बॉन्ड से, फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। कितने पर गर्म करने पर बन गया, 140 डिग्री पे। अगर यही रिएक्शन अपन किससे कराना चाहें, फ्यूमेरिक एसिड से, फ्यूमेरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, COOH COOH। अब इसमें जो COOH फंक्शनल ग्रुप है, ये एक दूसरे की क्या अपोजिट साइड है, ठीक है बेटा। तो ये इजीली क्या होगा, इसमें कन्वर्ट नहीं होगा और इसे अपने को 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फ्यूमेरिक एसिड है पहले मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद किसमें कन्वर्ट होगा, ये मैलिक एनहाइड्राइड में, ठीक है ना। पहले ये इधर आएगा और फिर H2 का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। तो ये कितने पे हीट किया बेटा आपने,
270 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसे हीट किया, तब इसमें से H2 मॉलिक्यूल निकला है। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या बताओ? इट इज क्लियर। अब ये हो गया। अब अपना नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बनता मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बनाएगा और कौन किस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? ठीक है, तो बेटा जो संपर्क समय भी होगा ना, जैसे अपना मेलिक एसिड है, तो जो संपर्क समय भी होगा वो अंत्य अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बनाएगा? अंत्य अणु, मतलब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जो विपक्ष समय भी होगा, फॉर एग्जांपल फ्यूमेरिक एसिड, वो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? वो बनाएगा इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब एक अणु फिर दूसरा अणु, वो इंटरमोलिकुलर हो गया। और इंटरमोलिकुलर क्या हो गया? एक ही अणु के दो परमाणु जो। जैसे बेटा अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक होता है इंटर स्कूल टूर्नामेंट और एक होता है इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट। ठीक है ना? इंटर स्कूल टूर्नामेंट मतलब ये अपने ही स्कूल की स्टूडेंट के बीच टूर्नामेंट हो रहा है। ठीक है ना? वो तो हो गया इंट्रा, अपने ही स्कूल के क्लासेस के बीच या अपने एक ही स्कूल के अलग अलग स्टूडेंट के बीच क्या हो रहा है? टूर्नामेंट हो गया, तो वो इंट्रा हो गया। और इंटर स्कूल टूर्नामेंट अपन कहते हैं तो अलग अलग स्कूल, ठीक है ना, एक कोई सा स्कूल है, दूसरा कोई दूसरी जगह का स्कूल है, तीसरा, तो वो हो गया इंटर स्कूल टूर्नामेंट। इसी तरीके से एक होता है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन। इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक ही कंपाउंड के अलग अलग एटम के बीच होगा, और इंटर मोलिक्यूल क्या होगा? अलग अलग कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो जो गलनांक या क्वथनांक जो होता है बेटा, वो हमेशा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाता है उसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होता है, उसकी जल में विलेयता क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है ना? कंपाउंड विच फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज इट्स सॉलिडिटी आल्सो इंक्रीज। ठीक है, मतलब इसकी सॉलिडिटी भी ज्यादा होगी इंटरमोलिकुलर की, और इसकी क्या होगी? जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होगा कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो लिख लो। देखो संपर्क समय भी अंत्य अणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। सिस आइसोमर फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। संपर्क समय भी अंत्य अणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जबकि विपक्ष समय भी अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। एंड ऑन अदर हैंड ट्रांस आइसोमर इज फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अब अगर मैंने आपसे पूछा कि जो फ्यूमेरिक एसिड है उसका गलनांक क्वथनांक क्यों ज्यादा होता है, व्हाई फ्यूमेरिक एसिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन रीजन क्या होगा? रीजन होगा कि फ्यूमेरिक एसिड जो है वो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन फ्यूमेरिक एसिड्स मॉलिक्यूल। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? इसमें कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। ठीक है ना? तो ये अपना कौन सा होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर। तो रिएक्टिविटी अपन को समझ में आ गई। अब अपन बात करेंगे बेटा किसकी? प्रकाशिक समानता की, ऑप्टिकल आइसोमेरेज। ठीक है ना? ऑप्टिकल आइसोमेरेज क्या होती है, कैसे प्रदर्शित करेंगे, कौन से कंपाउंड शो करेंगे, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपन ने देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले दिखाएंगे। दूसरी बात, कार्बन कार्बन के बीच एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है? सेकंड थिंग क्या है कि उसमें जो कार्बन कार्बन से बॉन्डेड जो डबल बॉन्ड है ना, उसमें किसी भी एक कार्बन पर क्या ऐड नहीं होना चाहिए बेटा? उस पे ऐड नहीं होना चाहिए एक जैसे ही परमाणु या परमाणु का समूह, मतलब एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक कार्बन पे अटैच नहीं होना चाहिए, सेम एटम और ग्रुप ऑफ
एटॉमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो शर्तें इसकी, दो कंडीशन थी, कार्बन कार्बन के भी द्विबंध हो और किसी भी एक कार्बन पर एक जैसे परमाणु या समूह नहीं जुड़े हो, ठीक है। तो ये चीज है। फिर अपन ने देखा कि अगर जो प्लेन होता है द्विबंध के, एक ही प्लेन में एक जैसे परमाणु या समूह ऐड हैं तो वो सिस कहलाते हैं, और अगर अलग अलग हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रांस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो फिर सिस ट्रांस देखा अपन ने, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर अपन ने देखा, एल्किन भी दिखाते हैं, एल्किन भी दिखाते हैं, और कौन दिखाते हैं, ऑक्सिन भी दिखाते हैं, साइक्लो वाले कंपाउंड भी दिखाते हैं। फिर अपन ने इसकी क्या पढ़ी थी आज, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि देखिए ऑप्टिकल आइसोमर अलग टॉपिक है, ठीक है ना। तो अपन, मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में करें अच्छे से, क्योंकि एक साथ चले रेगुलर थोड़ा सा आज तो, ठीक है, तब ज्यादा बेनिफिशियल अपने लिए होगा। तो ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो आज अपन ने किया है। फिर डायपोल मूवमेंट आता है। डायपोल मूवमेंट क्या है कि डायपोल मूवमेंट अपन ने देखा कि ट्रांस जो आइसोमर है, विपक्ष जो समाई है, उसका डायपोल मूवमेंट क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू सिस आइसोमर, सॉरी विपक्ष का कम है, सॉरी, ठीक है ना। विपक्ष समाई का क्या होगा, डायपोल मोमेंट कम होता है कंपेयर टू सिस आइसोमर, ठीक है ना। और अगर दो ऐसा कोई कंपाउंड आ जाता है जिसमें द्विबंध से बंधी जो कार्बन है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन है, उस पर प्लस आई इफेक्टिव और माइनस आई इफेक्टिव दोनों ग्रुप जुड़े हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ट्रांस का ज्यादा हो जाता है और सिस का कम हो जाता है। फिर अपन ने देखा गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो बेटा विपक्ष था, ट्रांस था, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ज्यादा था फ्यूमेरिक एसिड का, जैसे कंपेयर टू मैलिक एसिड, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर जैसा अपन ने देखा क्रोटोनिक एसिड, आइसोक्रोटोनिक एसिड, उसमें क्या था, एक प्लस आई वाला CH3 भी ऐड था और एक माइनस आई वाला COOH भी ऐड था, तो उसमें क्या हो रहा था बेटा, उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या था, जो अपना फ्यूमेरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, यहाँ आइसोक्रोटोनिक का वो क्या हो जाएगा बेटा, आइसोक्रोटोनिक का ज्यादा हो जाएगा और क्रोटोनिक का कम हो जाएगा। आइसोक्रोटोनिक मींस समकक्ष सिस। फिर अपन ने रिएक्टिविटी देखी, रिएक्टिविटी में अपन ने क्या देखा कि जो विपक्ष समाई है, मतलब ट्रांस वाले जो है, उनकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है ना। जैसे अपन ने मैलिक एनहाइड्राइड फॉर्म किया, मैलिक एनहाइड्राइड जो बन रहा था वो तो मैलिक एसिड से इजीली बन रहा था 140 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करने पर, फ्यूमेरिक एसिड से 270 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करने पर बन रहा था, ठीक है ना। ये एग्जांपल अभी लिखा था अपन ने, ठीक है ना। देखिए मैलिक एसिड को हीट किया 140 डिग्री पे, तो ये आसानी से बन गया, क्योंकि फ्यूमेरिक एसिड में ये जो COOH है वो एक दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए इसको 270 डिग्री तक गर्म करना अपने को पड़ा है, बिकॉज फ्यूमेरिक एसिड फर्स्ट कन्वर्ट इन मैलिक एसिड, देन इट फॉर्म मैलिक एनहाइड्राइड। फिर लास्ट अपन ने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो विपक्ष में था, जो मतलब फ्यूमेरिक एसिड है, उसमें तो बनता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो समकक्ष वाला था उसमें बनता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, देन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड इज हायर, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर कंपाउंड मतलब अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ बनेगा वहां बॉइलिंग पॉइंट और जो अपना क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलनांक अपना क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां अंत्य अणु बनेगा, इंट्रामोलिकुलर बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो ये अपना आधा चैप्टर हो गया, बल्कि आधे, हाँ ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, कल अपन करेंगे कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज स्टार्ट कर देंगे। इतना आप रिवाइज कर लेना, एक दो दिन में अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू रिवीजन दैट यू वांट एनी चैप्टर, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन फर्दर क्लासेस, ठीक है ना। जो भी चैप्टर आप रिवीजन के तौर पर लोगे उसे अपन नेक्स्ट क्लासेस में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इसे आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जो अभी तक जो चैप्टर अपन ने रिवाइज कर लिए हैं उसे आप फ्रिक्वेंटली उसे देखते रहिए और क्वेश्चन आंसर सोल्व कीजिए, अपनी बुक के भी, अदर बुक के भी, नीट के अकॉर्डिंग भी, वो सभी क्वेश्चन आंसर सोल्व कीजिए जो
आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। और अब अगर आगे क्या देखते हैं अपन, देखिए लिख लीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ठीक है, मतलब प्रकाशिक समावरता। तो ज्यामितीय समावरता अपनी कंप्लीट हो गई। अपन क्या करेंगे, प्रकाशिक समावरता। ये सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रकाशिक समावरता। अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें किसी भी कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वही शर्तें हैं, इसकी भी कंडीशन है। एक तो कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, क्रेल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना। और अणु जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, वो क्या होना चाहिए, वो सममित नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। मतलब सिमेट्रिक क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, उसे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले प्रकाशिक समावरता की परिभाषा लिख लीजिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। देखिए दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन परस्पर, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन परस्पर यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, लेकिन परस्पर यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को भिन्न भिन्न प्रकार से घूर्णित करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से घूर्णित करते हैं। इसे एक दूसरे की प्रकाशिक समाई भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि टू और मोर देन टू कंपाउंड which rotate plane polarized light in different direction is called optical isomer। ठीक है। अब जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड, अभी अपन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को भी डिस्कस करेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है, फिर क्रेल कार्बन क्या होता है, सममित तल क्या होता है, ये सारी चीजें पूरा बंच जब बनेगा तब अपन को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे लास्ट टाइम आपने पढ़ रखा है। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो क्या करेगा, दाईं ओर घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, जिस जैसे घड़ी की सुई की दिशा जो होती है उससे अपन क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक। लिखो वह यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं, वह यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं, वो दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं। और वह यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, उसे वामावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं, लीवो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और फिर क्या, लीवो रोटेटरी। ठीक है बेटा। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को अपन प्रदर्शित करेंगे D+ से, लीवो रोटेटरी को प्रदर्शित करेंगे L- से। ठीक है, किससे प्रदर्शित करेंगे, L- से। अब अपन देखते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश। देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, मान लीजिए यहाँ पर क्या ले लिया, सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। सोर्स ऑफ लाइट मींस ऐसे लिया, मतलब स्रोत, प्रकाश का कोई स्रोत ले लिया जो क्या कर रहा है, लाइट अपने को दे रहा है। और ये कैसा होगा, सामान्य एक वर्णीय प्रकाश होगा। ठीक है ना, मतलब एक कलर का व्हाइट लाइट हो सकती है। ये कैसी होती है, विद्युत तरंगों के रूप में क्या करती है, कंपन गति करती है। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कंपन गति करती है ये लाइट।
और इसका जो कंपन होता है वो सभी दिशाओं में होता है, ठीक है ना, किसी भी दिशा में कंपन कर सकती है, ठीक है, कोई एक डायरेक्शन इसकी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा अपना एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है बेटा, एक वर्णी प्रकाश, ठीक है। तो एक वर्णी प्रकाश के बारे में अपन ने क्या देखा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने पढ़ा हुआ ना इसमें 11th में, कि जब किसी भी को क्या करते हैं अपन, जो चार्ज पार्टिकल है जब वो क्या करता है एक्सीलरेट करता है तो दो फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी अपन उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ रहे, अपन ये बता रहे हैं कि जो लाइट है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है और कैसी करती है, कंपन गति करती है, ठीक है। और इसकी जो कंपन होता है वो सभी दिशाओं में होता है, देखिए सभी दिशाओं में। लेकिन जब हम इसे